तो बिहार की कला एवं संस्कृति शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 8, कला एवं संस्कृति। काफी बिहार में समृद्ध आपको कला एवं संस्कृति देखने को मिलेगा। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। एक मिनट, चलिए। तो किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन की पहचान में बौद्धिक विरासत के साथ साथ कला, पर्व त्योहार, मेला, उत्सव तथा लोगों के रहन सहन का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। कलात्मक दृष्टि से बिहार का इतिहास काफी बहुआयामी तथा समृद्ध रहा है। ठीक है। बिहार की कला के इतिहास में स्थापत्य, मूर्ति, चित्र का अद्भुत सम्मिश्रण रहा है। आधुनिक काल में यह कला, यह परंपरा, ठीक है, संगीत, नृत्य, पर्व त्योहार आदि के रूप में और अधिक विकसित हुई है। ठीक है। तो बिहार में कला के रूप में आप देखोगे तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत है, नृत्य एवं लोक नाट्य है, पर्व त्योहार है और साथ में मेला भी है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मौर्यकालीन स्थापत्य कला। ठीक है। जब भी हम लोग स्थापत्य कला की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग मौर्यकालीन से शुरुआत करेंगे कि बिहार में कला अगर फलना फूलना अगर शुरू हुआ तो ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है। और मौर्य कला से प्रश्न भी आपको कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि मौर्यन का स्थापत्य कला था। मौर्यन का बात करेंगे तो आपका मूर्ति था उनका। ठीक है। तो काफी अधिक प्रश्न यहाँ से आते रहे विभिन्न एग्जामों में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे बिहार में कला परंपरा का अस्थायी प्रमाण मौर्य काल से प्राप्त होता है। ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। बिहार में कला का प्रारंभिक स्रोत की बात करें कहाँ से देखने को मिलता है, तो मौर्य काल में आपको देखने को मिलता है। मौर्य काल के दौरान बने राजप्रसाद, स्तंभ, स्तूप एवं गुफा स्थापत्य कला के प्रमुख रूप है। पटना के कुम्हरार से चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के अवशेष मिले हैं। ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो क्या बताएंगे, पटना के कुम्हरार से मिले। कहां से मिले हैं, कुम्हरार से मिले हैं। ठीक है। यहां से एक विशाल कक्ष का अवशेष मिला है जिसमें 80 स्तंभ थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो आपका कुम्हरार में जो राज्य प्रसाद जो था उसमें स्तंभ कितने थे, पिलर कितने थे, तो क्या बताएंगे, 80 पिलर थे। ठीक है। आवाज आ रही है ना। सर उसके बाद अगर बात करेंगे तो ध्यान रखिए ये गोलाकार स्तंभ एकास्मक पत्थर के बने थे। ठीक है। गोलाकार स्तंभ था और साथ में एकास्मक पत्थर के बने थे। संभवतः यह महल पत्थर के स्तंभ पर लकड़ी के निर्मित था। ठीक है। तो स्तंभ जो थे पत्थर के थे, लेकिन महल जो था मुख्यतः लकड़ी के था। ठीक है। और साथ में अगर किस प्रकार के पत्थर थे, तो एकास्मक पत्थर थे। कैसे पत्थर थे, तो एकास्मक पत्थर थे। ये भी आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। अशोक के धर्म प्रचार के लिए एकास्मक पत्थर के स्तंभों का निर्माण करवाया गया था। ठीक है। अशोक ने धर्म प्रचार के एकास्म पत्थर के स्तंभों का निर्माण। एकास्म पत्थर समझते क्या होता है, और किन्हीं को नहीं समझ में आता तो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है। हाँ, मान लीजिए, अगर मान लीजिए कि इसे मूर्ति को बनाने के लिए बहुत सारे पत्थर को जोड़ के भी बना सकते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए पत्थर का कोई क्रूप रूप है, ठीक है, और उसको आकार दे के मतलब मूर्ति के रूप में करेंगे तो वो थोड़ा कठिन कार्य होगा। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो अशोक के धर्म प्रचार के लिए एकास्मक पत्थर के स्तंभों का निर्माण करवाया गया था। इन स्तंभों के शीर्ष पे पशुओं की आकृति है जो उल्टे कमल के फूल पर स्थित है। बिहार में यह स्तंभ कहाँ से मिला है, लौरिया नंदनगढ़ से मिला है। लौरिया नंदनगढ़ किस जिला में है, ये पूछता है, बताइए। लौरिया नंदनगढ़ किस जिला में है, चंपारण, पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है। लौरिया अरेराज की बात करेंगे, लौरिया अरेराज किस जिला में है, क्या बताएंगे, ईस्ट चंपारण। तो बिल्कुल, तो ध्यान रखना पूर्वी चंपारण। ठीक है। रामपुरवा कहाँ पे, रामपुरवा ईस्ट चंपारण। बिल्कुल, तो पूर्वी चंपारण। बसाठ कहाँ पे पड़ता है, बसाठ वैशाली। वैशाली में। ठीक है। तो यहाँ से क्या मिले, तो अशोक के स्तंभ यहाँ से प्राप्त हुए। ठीक है। फिर से मैं कह रहा हूँ, लौरिया नंदनगढ़ पश्चिमी चंपारण, लौरिया अरेराज पूर्वी चंपारण, रामपुरवा की बात करेंगे पूर्वी चंपारण, बसाठ की बात करेंगे वैशाली। काफी अधिक महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना है। ठीक है। माइक बंद कर लीजिए। ये एकास्मक स्तंभ चुनार के धूसर बालू के पत्थर से निर्मित है। ठीक है। ये एकास्मक पत्थर की बात करेंगे तो चुनार के धूसर बालू के पत्थर से निर्मित है। चुनार जो है वहां पे आपको लाल बलुआ पत्थर भी मिलता है, ध्यान में रखना है। ये चुनार आपको बनारस के पास में है। ठीक है। इन पर सुंदरता के लिए चमकीली पॉलिश का प्रयोग किया गया है। अब बात है आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय के फाउंडर कौन थे, क्या नाम था आजीवक संप्रदाय का फाउंडर, मखली गोसाल। मखली गोसाल। ठीक है। तो आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए अशोक एवं
उसके पौत्र दशरथ ने बराबर एवं नागार्जुन की पहाड़ी की गुफाओं का निर्माण करवाया। ठीक है, और गुफाओं के भीतरी भाग पर चमकीली पॉलिश का उपयोग इसकी प्रमुख विशेषता है। ठीक है, तो ये जहानाबाद में आपको देखने को मिलेगा, बराबर की गुफा। ठीक है, और नागार्जुन की गुफा कहाँ पे देखने को मिलेगा? जहानाबाद। ठीक है, और ये बराबर की गुफा में 4 प्रकार की गुफा है। क्या क्या नाम है? एक का नाम है कर्ण, एक का नाम है चौपार, ठीक है, इसका नाम है विश्व झोपड़ी। ठीक है, एक का नाम है सुदामा। कितने गुफा है? 4 गुफा। ठीक है, क्या क्या? कर्ण है, चौपार है, विश्व झोपड़ी है, और साथ में क्या है? सुदामा। ठीक है, ये गुफाएं कहाँ है? तो बराबर की पहाड़ी में ही है। आपके गुफाएं आपको देखने को मिलेंगे, जो कि अशोक एवं उसके पुत्र दशरथ के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, ध्यान में रखना है। ये गुफाएं जो है जहानाबाद में है। ठीक है, हाँ, पौत्र नॉट पुत्र, पौत्र। मौर्य काल के मूर्ति के अवशेष पटना एवं उसके आसपास के क्षेत्र से मिले हैं। पटना से यक्ष की 2 मूर्तियां प्राप्त हुई है। ठीक है, ध्यान रखना, पटना से यक्ष की क्या मिली है? 2 मूर्तियां आपको क्या होती है? प्राप्त हुई है। ये हल्के भूरे रंग के बालू के पत्थर से निर्मित है। ठीक है, तो यक्षिणी की प्रतिमा कहाँ से मिली है? तो ध्यान रखना, पटना से मिली है। ठीक है, अब पटना के लोहानीपुर से, पटना में ही एक जगह है आपको लोहानीपुर, वहां से पुरुषों के नग्न रूप की 2 मूर्तियां प्राप्त हुई है। वहां से भी 2 मूर्तियां मिली है, लेकिन वह नग्न रूप का है। ठीक है, इससे पता चलता है संभवतः ये जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां है। इनका निर्माण जैन शैली में कारोत्सक मुद्रा में हुआ है। ठीक है, अगर बात की मूर्ति जो मिली है लोहानीपुर से, नग्न प्रतिमा है, जिससे पता चलता है ये जैन तीर्थंकरों की रही होगी। कौन से मुद्रा में? तो क्या बताएंगे? कायो तसर्ग मुद्रा। क्या, कौन सा मुद्रा बोलते हैं? तो कायो तसर्ग मुद्रा में मूर्तियां जो है आपको प्राप्त हुई है। ठीक है, कहां से? तो पटना के लोहानीपुर से। अब है पटना सिटी के दीदारगंज। ठीक है, तो पटना सिटी के दीदारगंज से एक स्त्री की मूर्ति मिली है, जिसे यक्षिया स्त्री रत्न का नाम दिया गया। इस मूर्ति को यक्षिणी कहा गया है। ठीक है, पूरे रंग के भूरे रंग के बालू पत्थर से बनी यह मूर्ति नारी के शारीरिक सौंदर्य को सूक्ष्म रूप में क्या करता है? प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो ये सब मूर्ति जो मिली है कहाँ से मिली है? पटना से मिली है। तो ये मौर्य कालीन जो था कुछ स्थापत्य कला का एग्जाम्पल था। ठीक है, अब हम आते हैं पाल कला। पाल कला की बात करेंगे, 750 ईस्वी में गोपाल के द्वारा इस वन की नींव रखी गई थी, और पाल कला के दौरान स्थापत्य एवं मूर्ति कला के रूप में अवशेष आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, कुछ बिहार है जो कि काफी पॉपुलर हुआ था पाल के समय में, जैसे उदंतपुरी में विक्रमशिला महाविहार पाल कला के स्थापत्य के प्रमुख उदाहरण। ठीक है, उदंतपुरी का निर्माण गोपाल ने करवाया था। अब विक्रमशिला के निर्माण की बात करेंगे, धर्मपाल ने करवाया था। ठीक है, तो विक्रमशिला धर्मपाल के समय, एक और भी था सोमपुरा बिहार की बात करेंगे, तो उसका भी निर्माण धर्मपाल ने ही करवाया था। ठीक है, तो विक्रमशिला और सोमपुरा, धर्मपाल, उदंतपुरी की बात करेंगे, जो कि पाला का फाउंडर था, इसका नाम क्या था? गोपाल था। ठीक है, इनका निर्माण किससे किया गया था? इनका निर्माण ईंटों से किया गया था। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप देखोगे इनका निर्माण जो था ईंट से मुख्यतः किया गया था। आंगन, आंगन के चारों ओर बरमाडे तथा बरमाडे बरामदे सॉरी बरामदे के पीछे भिक्षुओं के निवास के लिए कमरे इसकी जो थी मुख्य विशेषताएं थी। ठीक है, गया में निर्मित की बात करेंगे, एक मंदिर है जो कि मंदिर का नाम है विष्णुपद मंदिर। बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है गया का विष्णुपद मंदिर। ये किस काल का है? तो ध्यान रखिएगा, पाल कालीन मंदिर स्थापत्य का अत्यंत सुंदर उदाहरण है। तो ये भी पूछ सकता है, बताओ गया में जो विष्णु मंदिर है, मौर्य कालीन है, गुप्त कालीन है, पाल कालीन है? तो क्या बताएंगे? तो ये मंदिर पाल कालीन है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, पाल काल में मूर्ति कला के पत्थर एवं कांसे दोनों का प्रयोग होता था। ठीक है, तो पत्थर का प्रयोग होता था, जो कि पहले ही से प्रयोग हो रहा था, और साथ में अगर देखोगे तो यहाँ पे किसका प्रयोग होता था? कांसा का भी प्रयोग होता था। किसका होता था? तो साथ में कांसे का भी प्रयोग होता था। कांसे का किस प्रकार का होता था? तो सांचेदार। क्या होता था? मूर्ति के सांचे ढाली जाती थी, मतलब मूर्तियां जो थी सांचे में ढाली जाती थी। ठीक है, जिसको हम लोग अभी बोलचाल की भाषा में फरमा बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं? फरमा बोल देते हैं। तो उस समय क्या होता था? सांचा में। कांसे की मूर्ति के प्रमुख चित्रकार जो धीमन एवं बिठपाल थे। ठीक है, ये धीमन एवं बिठपाल की बात करेंगे, कहाँ का रहने वाला था? नालंदा जिला के। नालंदा का रहने वाला था धीमन पिटवाल। धीमन और बिठपाल की बात करेंगे, धीमन और बिठपाल दोनों बाप बेटे थे। ठीक है, ये पाल शासक धर्मपाल एवं देवपाल के समकालीन थे। ठीक है, धर्मपाल के भी समकालीन थे,
और देवपाल के भी समकालीन थे। तो सबसे पहले गोपाल आएंगे, फिर आपके धर्मपाल आएंगे, फिर आपके कौन आएंगे, देवपाल आएंगे। कांसे से बनी ये मूर्तियां सांचे में ढली थी। इनके अनेक नमूना, ठीक है, नालंदा एवं कुकरीहार, कुकरीहार कहाँ पे पड़ता है, गया में पड़ता है, ठीक है, तो इन जगहों से मिला है, ठीक है। अब बात करेंगे पाल काल में पत्थर की भी मूर्तियां बनती थी। तो पाल काल के पत्थर की मूर्तियां की बात करेंगे तो काले बेसाल्ट पत्थर की बनी होती थी। ये पत्थर मुंगेर की पहाड़ियों से प्राप्त किए जाते थे। ये मूर्तियों पर बौद्ध एवं हिंदू धर्म का विशेष प्रभाव मिला है, ठीक है। तो ये पाल काल के जो पालकालीन शासक जो थे, बौद्ध धर्म को तो प्रश्रय तो दिया ही था, लेकिन वो क्या थे, सहिष्णु थे। तो वहां पे सनातन धर्म भी कह लीजिए, हिंदू धर्म का भी प्रभाव था। ऐसा नहीं कि इसे केवल बौद्धिज्म का प्रभाव था, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। आप चलेंगे मध्यकालीन स्थापत्य, ठीक है। तो जैसे तुर्क का आगमन जब बिहार में हुआ, तो तुर्क काल की सबसे महत्वपूर्ण इमारत बिहार शरीफ स्थित मलिक इब्राहिम या फिर मलिक बयां का मकबरा है। इसका निर्माण की बात करेंगे 1353 में होता है, ठीक है। तो बिहार शरीफ में आपको किसका मकबरा मिलेगा, ठीक है, मलिक इब्राहिम या फिर मलिक बया का मकबरा मिलेगा। ये मलिक इब्राहिम मलिक बया की मकबरा पे किस शैली का प्रभाव है, तो तुगलक शैली का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। और इसका निर्माण 1333 में हुआ है, ठीक है। तो ये तुगलक शैली का है। अब बात करेंगे बिहार में, आप देखोगे तो अफगान शैली का भी सबसे नमूना आपको देखने को मिलेगा। तो शेर शाह सूरी का जो मकबरा जो है, ध्यान में, अफगान शैली का है। कौन सा शैली का है, अफगान शैली का है। कौन सा, अफगान शैली का मकबरा है। इसका निर्माण सासाराम में होता है। और शेर शाह अपने जीवन में इसका निर्माण शुरू करते हैं 1445 में, ठीक है। तो 1445 में, ठीक है, इसका निर्माण होता है। ध्यान में रखना है, झील के मध्य ये स्थित है। और इसकी आकृति की बात करेंगे तो इसकी आकृति कैसा है, अष्टकोणीय है, ठीक है। कैसी इसकी आकृति है, तो अष्टकोणीय है, ठीक है। अष्टकोणीय आकार का ये मकबरा एक चबूतरे पे बना हुआ है। किस पे बना हुआ है, तो एक चबूतरे पे बना हुआ है, जिसको चारों तरफ क्या है, तो इसके चारों तरफ सीढ़ियां है, ठीक है। इसके छत पे ध्यान में रखना है बृहत गुंबद है, ठीक है। अगर इंडिया में अगर गुंबद के हिसाब से बात करेंगे तो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा गुंबद है, ठीक है, आफ्टर बीजापुर के बाद, ठीक है। तो दूसरे नंबर का ये सबसे बड़ा गुंबद है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अतिरिक्त सासाराम में हसन खान एवं इस्माइल खां का भी मकबरा है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का मकबरा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो अफगान शैली हो गया, तुर्क शैली हो गया, जिसको तुगलक शैली भी कह सकते हैं आप। मुगल शैली की इमारत का बिहार में सबसे सुंदर उदाहरण 1617 में निर्मित शाह दौलत मनेर का मकबरा है, ठीक है। तो शाह दौलत मनेर का मकबरा, जिसको मनेर शरीफ के तौर पे भी जानते हैं, जो कि पटना में ही है, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो उन्हें 1617 में बना हुआ है शाह दौलत मनेर का मकबरा, जो कि मनेर स्थित मकबरा है। इसे जहांगीर के शासनकाल में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खां काकर ने बनाया था, ठीक है। तो ये शाह दौलत मनेर का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था, तो इब्राहिम खां काकर ने करवाया था। कब करवाया था, तो ध्यान रखें 1617 में। और किसके शासनकाल में, तो जहांगीर के शासनकाल में, ठीक है, ध्यान में रखना, ठीक है। तो जहांगीर के शासनकाल में करवाया था। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। सुंदर जालिया, ऊंचा चबूतरा और भव्य गुंबद इसके मुख्य आकर्षक है, ठीक है। तो मैं एक बार बता रहा हूं, आपको ध्यान में रखना है। हम लोगों ने सबसे पहले जब स्थापत्य कला पढ़ रहे थे तो मौर्य के बारे में पढ़ा हमने। मौर्य में हम लोगों ने देखा किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य प्रसाद जो था पटना में बना हुआ था। किस प्रकार से पटना के कुम्हरार में था। उसके बाद अशोक धर्म प्रचार के लिए एकात्मक पत्थर का प्रयोग करते थे। लौरिया नंदनगढ़ आपको पश्चिमी चंपारण में आपको मिलेगा। लौरिया अरेराज पूर्वी चंपारण में है। रामपुरवा की बात करें वो भी आपका पूर्वी चंपारण में है। बसाड आपका वैशाली में है। एकास्मक के स्तंभ की बात करें कि चुनार के धूसर बालू पत्थर से निर्मित है मुख्यतः। इस पर सुंदरता के लिए चमकीली पॉलिश भी की जाती थी। नागार्जुन एवं बराबर की गुफाएं की बात का अशोक एवं उनके पौत्र दशरथ ने बनवाए थे। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लोहानीपुर से क्या मिला है, पुरुषों के नग्न मूर्तियां मिली है। मौर्य कालीन है, जिससे पता चलता है ये जो है सो मतलब क्या जैन तीर्थंकरों के है। इसको भी आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। पटना सिटी की दीदारगंज से एक स्त्री की मूर्ति मिली है, जिसे यक्षी या फिर स्त्री रत्न का नाम दिया गया है। पाल कला में आप देखोगे तो वहां पे स्थापत्य भी आपको देखने को मिलेगा, मूर्ति कला भी देखने को मिलेगा। मूर्ति कला दो प्रकार की थी। एक मूर्ति कला की बात करेंगे तो पाषाण था, पत्थर के थे, या दूसरा जो था कांसा का बनाया जाता था। जो कांसा का मूर्ति जो बनता था वो सांचेदार होता था। इनसे जो संबंधित जो कलाकार जो थे, जिनका नाम था धीमन एवं बिठपाल, जो कि नालंदा जिले के निवासी थे, दोनों पिता एवं पुत्र थे। गया में निर्मित जो विष्णु पद मंदिर जो है, ध्यान में रखना, वो पालकालीन है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। मध्यकालीन में बिहार शरीफ स्थित मलिक इब्राहिम मलिक बयां का मकबरा है, जो कि 1353 में बना है। तुगलक शैली का एग्जाम्पल है। अफगान शैली में शेरशाह का मकबरा आप ध्यान में रख सकते हो, जो कि सासाराम में है।
1545 में बना हुआ था, अष्टकोणीय है। मुगल शैली में पहला इमारत आपको देखने को मिलेगा 1617 में। शाह दौलत का मनेर स्थित मकबरा है, जिसका निर्माण इब्राहिम खान काकर ने करवाया था। ठीक है, अब आते हैं यूरोपीय स्थापत्य कला। और यहाँ से बीपीएससी प्रश्न पूछते रहा है, कई बार एग्जाम यहाँ से प्रश्न पूछा गया। तो देख, गोथिक शैली। ठीक है, तो गोथिक शैली में जो था ना, मुख्यतः क्या बनाते थे? तो गोथिक शैली में मुख्यतः चर्च बनाते थे। क्या बनाते गोथिक शैली में? तो गोथिक शैली में मुख्यतः चर्च बनता है। गोथिक शैली का जो होता था ना, बर्थडे का टोपी जो देखे हो ना, इस तरह होता, नुकीला की तरह बनते थे। ठीक है, नुकीला ऐसे निकला रहता था ऊपर की तरह। ठीक है, इस शैली में आप देखोगे तो क्या बनता था? चर्च बनता था इस शैली का। ठीक है, ये चर्च बनते थे, ध्यान में रखेंगे। मुख्यतः चर्च जो थे इसी शैली में बनते थे, गोथिक शैली में ऊपर की तरह होते थे। ठीक है, ध्यान में रखना। तो ये गोथिक शैली में क्या बनती थी? चर्च बनते था। ठीक है, तो बिहार में जो सबसे पुराना चर्च जो है उसका नाम है पादरी की हवेली। क्या नाम है? बिहार का सबसे पुराना चर्च की बात करेंगे तो पादरी की हवेली है, ध्यान में रखना है। ये पटना में है, ये सबसे पुराना चर्च है। ठीक है, तो गोथिक शैली में पटना समाहरणालय, जिसको सेक्रेटरिएट कहते हैं, पटना कॉलेज भवन तथा बांकीपुर चर्च व पटना सिटी स्थित पादरी की हवेली प्रमुख उदाहरण है। इस पर हॉलैंड शैली का प्रभाव था, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो पटना समाहरणालय, ठीक है, पटना कॉलेज भवन, बांकीपुर चर्च और पटना सिटी स्थित पादरी की हवेली प्रमुख एग्जाम्पल क्या है? गोथिक शैली का। नवीन यूरोपीय शैली में, ठीक है, पटना का राज्य भवन, पटना सचिवालय, ठीक है, उच्च न्यायालय का निर्माण किया गया। ठीक है, तो यूरोपियन शैली से निर्माण किसका किसका है? तो पटना का राजभवन, गवर्नर हाउस जो है, पटना सचिवालय या पटना उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो यूरोपीय शैली से इसका निर्माण करवाया। ठीक है, गोल घर यूरोपीय निर्माण कला के गुवंद कला का प्रमुख एग्जाम्पल है। ठीक है, तो गोल घर की बात करेंगे तो यूरोपीय निर्माण कला के गुवंद कला का प्रमुख एग्जाम्पल जो है गोल घर है। ठीक है, क्योंकि गोल घर आप देखोगे तो क्या है? गोल घर ऐसा ही है ना, गोला है पूरा, पिरामिड आकार का। अब हिंदू इस्लामी शैली में पटना संग्रहालय और सुल्तान पैलेस का निर्माण कराया गया। ठीक है, तो पटना संग्रहालय और सुल्तान पैलेस का निर्माण किस कला में हुआ? तो ध्यान रखना, हिंदू इस्लामिक या फिर इंडो इस्लामिक में आपका कौन सा है? पटना संग्रहालय है। और साथ में क्या बताएंगे? तो साथ में आपको ध्यान में रखना है तो सुल्तान पैलेस। ठीक है, ध्यान में रखना है, काफी अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब हम लोग आगे चलते हैं, तो हम लोग देखेंगे चित्रकला। चित्रकला में सबसे पहले आपको देखोगे पटना कलम। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण चित्रकला है, बिहार का चित्रकला है। तो 18वीं शताब्दी में पटना में मुगल शैली, ब्रिटिश शैली एवं स्थानीय कला शैली के सम्मिश्रण से तीन शैली मिलती है। ठीक है, 1707 में क्या होता है? औरंगजेब जो है मुगल शासक बनता है। औरंगजेब को चित्रकला से या फिर किसी भी आर्ट ऑफ फॉर्म से प्यार नहीं था। ठीक है, संगीत से भी सबको नफरत भगा देता करता था। था और अन्य कला से भी इसको लाभ मतलब वो नहीं था। तो इन्होंने सारे ही चित्रकला को दरबार से, जितने भी चित्रकार वगैरह जो थे, सबको दरबार से जाने के लिए कहा गया। ठीक है, हालांकि मुगलों की स्थिति भी उस समय ठीक नहीं थी और आर्टिस्टिक चीजों पे खर्च काफी होता था, इसलिए उन्होंने बोला से भाई साहब बाय बाय टाटा। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हो गए? रातों रात बेरोजगार हो गए। तो बेरोजगार हो गए तो ये विभिन्न क्षेत्रों में फैल गए अपना। उसी तरह कुछ घूमते फिरते पटना आए। तो पटना में जब आए ना, तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से स्थानीय कला विद्यमान थी और साथ में ब्रिटिश शैली भी विद्यमान थी। तो इन सब ने मिलकर जो एक नया चित्रकला का निर्माण किया, जिसको नाम रखा गया पटना कलम शैली। ठीक है, पटना कलम शैली के नाम से रखा गया। इसको कंपनी चित्रकला भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कंपनी चित्रकला के तौर पे भी इसको जानते हैं, ये भी इसका अन्य नाम है। ठीक है, अब जो ये मुगल के अधीन जो करने वाले चित्रकार जो थे, तो इनके चित्रकारी में क्या दिखता था? इनके चित्रकारी में भव्यता दिखता था। जैसे राजा दरबार लगा रहा है, राजा आदेश दे रहा है, राजा सिंहासन पे बैठा हुआ है। तो क्या थे? ये दरबार के पेंटर थे, तो उसी हिसाब से चित्रकला को बनाते थे। लेकिन आम जनमानस से उनका क्या लेना देना है? जबकि जब पटना कलम पे आम जनमानस का बहुत अधिक आपको इफेक्ट देखने को मिलता है, बहुत अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुख्यतः जो चित्रकला का जो विकास हुआ, उसमें स्थानीय कला को प्राथमिकता दी गई, जिसमें से मुख्यतः कोई व्यक्ति मछली पकड़ रहा है। ठीक है, एक महिला का चित्र बनाया गया जो कि मछली बेच रही है। ठीक है, तो इस सब तरह का चित्रकला को दिखाया गया। एक नवीन कला थी जिसमें से कई चित्रकला को मिलने से इसका निर्माण हुआ था।
एक नवीन चित्रकला शैली का उद्भव हुआ जिसे पटना कलम शैली का नाम दिया गया। इस कला के शैली की प्रमुख विशेषता लघु चित्रों का निर्माण था। इसका निर्माण कागज तथा हाथी दांत पर किया जाता था। इसका निर्माण कागज पे भी करते थे, हाथी दांत पे भी करते थे। इसमें मुगलों की भव्यता की जगह सामान्य पर्व त्योहार, उत्सव, जीव जंतु एवं सामान्य जीवन की चित्रों की प्रधानता दी गई। ठीक है, भव्यता से आम लोगों को लेना कुछ नहीं होता है, तो जब वो वहां से आ गए, मुगल के दरबार से वापस आए, तब भव्यता को भी वहीं पे ही छोड़ दिया। और जब यहाँ पे आए, आम जनमानस के बीच में आए, तो इन्होंने सामान्य चित्र बनाना मतलब शुरू किया। जो चित्र की बात करेंगे तो आम लोगों से जुड़ी हुई थी। किस प्रकार का चित्र बनाना शुरू किया, तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैंने हमेशा आपको बोला है, देखिए, एक मिनट। यहाँ पे मैं हम लोगों ने पिछला बार ये चित्र बनवाया था कॉपी में। एक मिनट रुक जाओ, जस्ट वेट। गॉट इट। पहला ही क्वेश्चन है, इसलिए सोचा दिखा देते हैं। देखिए, देख रहे हैं ये पे मछली बेचती महिला है, हालांकि मछली लग नहीं रहा है, लेकिन बेच रही है, बस इतना समझ जाइए। महिला जो है मछली बेच रही है। ठीक है, ये तराजू दिख रहा है क्या? ये तराजू है, इसमें मछली है, मछली इस पे डाल दी है। ठीक है, ये देखिए, ये क्या है? ये भिष्टी है। भिष्टी किसको बोलते हैं? ठीक है, ये भी आम जनमानस से संबंधित है। ये क्या है? ये कौवा है, पंछी है। ठीक है, तो इसमें कहीं भी आपको भवता आपको नहीं दिखेगी। ठीक है ना, इसमें कहीं भी आपको भवता आपको नहीं दिखेगी। ये काफी डिटेल्स में से लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आप लोग देखना है। पटना कलम चित्रकला शैली की विशेषता अपने परिवेश से प्रभावित है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात केंद्रीयकरण की प्रवृत्तियां कमजोर हुई, तत्क्षत्रीय तत्वों का विकास हुआ। इसका प्रभाव संस्कृति से विभिन्न पक्षों पर पड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या है, और इस तरीके से मैप में आपको ध्यान में रखना है। चित्रकला भी आपको क्या करना है, दिखा देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से मुगल शैली, कंपनी शैली, और ये दोनों के मिलने से कौन सा बना, तो पटना कलम का विकास होता है, जिसको मिश्रित रूप में पटना कलम चित्रकला शैली के तौर पे भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप जब इसको लिखोगे तो इसी तरह से आप नोट्स भी बना के लिखने की कोशिश करेंगे, तो अच्छे नंबर आपको आएंगे। ठीक है, किस प्रकार के रंग का प्रयोग करते थे? ठीक है, ये कुछ चित्रकार है। सबसे प्रसिद्ध चित्रकार जो है सेवक राम थे। ठीक है, सेवक राम जो है सबसे प्रारंभिक चित्रकार है। ठीक है, ये चित्रकला मुख्यतः पुरुषों के द्वारा की जाती थी। किसके द्वारा? तो मुख्यतः पुरुषों के द्वारा की जाती थी। ठीक है, पतन के कारण महत्व एवं विशेषता। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो मैंने आपको थोड़ा सा दिखाना चाहा था, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, अब आते हैं मधुबनी चित्रकला, जिसको मिथिला पेंटिंग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये चित्रकला जैसे पटना कला मुख्यतः पुरुषों के द्वारा की जाती है, तो ये चित्रकला मुख्यतः महिलाओं के द्वारा की जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं से पुरुष नहीं कर सकते, बट ज्यादातर महिलाएं के द्वारा की जाती है। मिथिला क्षेत्र की महिलाओं द्वारा इस कला के रूप में प्रचलित किया गया। इसे प्रमुख रूप भित्ति चित्र एवं अरिपन है। ठीक है, प्राकृतिक रंगों पर निर्भर इस चित्रकला में धार्मिक एवं वनस्पति चित्रों की प्रधानता है। ये बिहार की प्रमुख प्रचलित चित्रकला है। ठीक है, कहाँ पे किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, सोहर होता है ना, सोहर। ठीक है, सोहर समझते हैं ना, एक होता है कोहबर होता है। ये दोनों का संबंध किससे? जब बच्चा जब जन्म लेता है ना, तो उस समय उसका एक सोहर वाला घर होता है, आई थिंक। ठीक है, एक कोहबर होता है विवाह के समय। तो हाँ। दीवार वगैरह पे जो चित्र जो किया जाता है वो सब यहाँ पे प्रचलित है, बिल्कुल। ठीक है, अब आते हैं मंजूषा चित्रकला। ये बिहार, यह कला बिहार, भागलपुर एवं उसके आसपास के अंग प्रदेश में प्रचलित है। यह स्थानीय लोक कला है, जिसमें लोक गाथा को चित्रण के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसमें कहानी को क्रमिक एवं श्रृंखलाबद्ध रूप से चित्रित किया गया है। यह कला बिहुला बिसहरी की लोक गाथा पे आधारित है। ठीक है, अब आते हैं थंका चित्रकला। ठीक है, गौतम बुद्ध के जीवन एवं उनकी शिक्षाओं से संबंधित चित्रकला को थंका चित्रकला कहा जाता है। थंका तिब्बती भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है जिससे लपेटा जा सके। ठीक है, थंका चित्रकला भारतीय तिब्बती संस्कृतियों का सम्मिश्रण का भी एग्जाम्पल है। ठीक है, बिहार में एक कला और भी है, जादू पटिया कहते हैं।
जादो पटिया की बात करेंगे तो ये जनजाति के द्वारा किया जाता। कौन सा जनजाति था? संथाल जनजाति के द्वारा। तो ये संथाल जनजाति क्षेत्र में रीति रिवाजों, धार्मिक मान्यताओं पर आधारित चित्रकला शैली है। जनजातियों द्वारा कपड़े या कागज पे जादो पटिया की चित्रकारी की जाती है। ठीक है, तो ये कुछ चित्रकला है बिहार का, इसको ध्यान में रखना। हालांकि बहुत शॉर्ट में दिए हुआ है, चित्रकला के प्रमुख चित्रकार का भी नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन देना चाहिए। लेकिन कुछ नाम मैं बता दें, जैसे पटना कलम का मैंने बताया, सेवक राम का ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले चित्रकार है। चलिए अब हम आते हैं संगीत की बात करेंगे। ठीक है, तो संगीत की बात करें, आवाज आवाज नहीं आ रहा है। चलिए संगीत कला। तो त्योहार अवसरों पर स्थानीय संगीत है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कब कब संगीत होता है। उत्सव, हर शुभ अवसर हो जाए तो यहाँ पे स्थानीय संगीत का भी प्रचलन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे बाकी चैता, तो चैता की बात करेंगे तो चैत माह में, ठीक है, गाए जाने वाला लोकगीत को चैता हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फाग, फाग जो होता है फागुन माह में होली के अवसर पर गाया जाने वाला लोकगीत है, फाग है। उसके बाद कजरी, कजरी सावन में गाते हैं। ठीक है, ये सावन के समय युवक युवतियों के द्वारा गाए जाने वाला लोकगीत को कजरी के तौर पे हम लोग जानते हैं। ठीक है, बारह मासा जो होता है इसमें वर्ष भर के प्रत्येक माह की विशेषताओं का गीत के द्वारा वर्णन किया जाए, इसको बारह मासा कहते हैं। ठीक है, एक होता है जांत पसारी, जांत सारी होता है। ठीक है, जांत पसारी एक्चुअली में कहते हैं, ये महिलाओं के द्वारा छठा के समय वगैरह में क्या होता है, अभी छठ पूजा का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, छठा का प्रयोग करते हैं ना, ऐसे होता है, और पत्थर घुमाया जाता है। तो वहां पे क्या हमसे जो हमारा क्या बोलते हैं अनाज जो होता है, ठीक है, बोलते हैं जांत पसारी। ठीक है, तो ये क्या होता है, महिलाओं के द्वारा चक्की अथवा जांता उपयोग करते समय गाए जाने वाला लोक। अब आता है नाच, ये भगवान शिव की स्तुति में गाया जाता है। ये प्रख्यात कवि सर विद्यापति आपकी के गीतों वॉइस का क्लियर संकलन नहीं जो आ है, रही इसको है। नाचारी बोलते हैं। ठीक है, तो आपका विद्यापति की बात करेंगे, नहीं जा रही सर आवाज आपकी क्लियर? वॉइस क्लियर नहीं आ रही। नहीं। अटक रहा है। आवाज क्लियर नहीं जा रही क्या? आ रही है सर। क्लियर नहीं आ रही थी। ठीक है, तो हम नचारी की बात करेंगे, तो नचारी ध्यान में रखना है, भगवान शिव की स्तुति में और यह प्रख्यात कवि विद्यापति के गीतों का संकलन। ठीक है, अब आते हैं सोहर। सोहर का होता है शिशुओं के जन्म पर महिलाओं के द्वारा गाया जाना सोहर होता है। एक होता है सुमंगली, जिसको लगनी बोलते हैं, विवाह के शुभ अवसर पर महिलाओं के द्वारा गाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, सुमंगली या फिर लगनी कहते हैं। ठीक है, बटोहिया की बात की, यह देश भक्ति से भरा गीत है। यह गीत श्री रघुवर नारायण की रचना है। ठीक है, तो बटोहिया की बात करेंगे तो श्री रघुवर नारायण जी का रचना है, ध्यान में रखना है, बटोहिया। ठीक है, ध्यान में रखना है, बिहार में काफी पॉपुलर है, मूवी वगैरह भी बनी है। ठीक है, फिरंगिया की बात करेंगे, यह भी भक्ति भरा गीत है। इसका प्रचलन स्वतंत्रता आंदोलन के समय बहुत अधिक था। फिरंगिया का प्रचलन किसने किया था? मनोरंजन प्रसाद सिंह। कौन थे? मनोरंजन प्रसाद सिंह। ठीक है,
पूर्वी की बात करेंगे तो इसमें बिरहनिया अपनी दयनीय स्थिति का वर्णन गीत के द्वारा करती है। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं। ठीक है, क्या नाम है इसका? पूर्वी। पूर्वी जो होता है इसमें बिरहनिया अपनी दयनीय स्थिति का वर्णन जो होता है गीत के द्वारा करती है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और दयनीय स्थिति क्या होता है? जब इनके हस्बैंड या फिर पति कह लीजिए पूरब देशों की ओर कमाने चले जाते हैं, तो उस समय वियोग गीत है जिसको हम लोग बिरहा कहते हैं या फिर बिरहा कह लीजिए। ठीक है, तो पूर्वी होता है मुख्यतः, पूरब कहने का मतलब है मुख्यतः लोग उस समय कमाने के लिए ना कलकत्ता जाते थे। ठीक है, तो बिहार से पूरब में था कलकत्ता। कलकत्ता दैट टाइम की बात, के बहुत बड़ा सेंटर था ड्यूरिंग द ब्रिटिश काल। ठीक है, तो उस समय जो था पूर्वी गाते थे, पूरब की ओर इंडिकेट करते हुए, तो ये बिहार में काफी अधिक प्रचलित है। अब आते हैं लोक नृत्य एवं लोक नाट्य। सबसे पहले जोगीरा। होली के अवसर पर गांव की टोली द्वारा गीत एवं नृत्य किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? जोगीरा बोलते हैं। ठीक है, तो जोगीरा नृत्य जो होता है ध्यान में रखना है, होली के अवसर पर किया जाता है। और इसका लौंडा की बात करें, लौंडा नाच की बात करेंगे तो ध्यान रखना है, शुभ अवसरों पर, त्योहारों पर पुरुष द्वारा स्त्री का रूप धारण करके किया जाता है। हाँ, इसके जो जनक जो थे भिखारी ठाकुर है लौंडा नाच के। ठीक है, ध्यान में रखना है, भिखारी ठाकुर। ठीक है, ध्यान में इसको रखना, भूलेंगे नहीं। ठीक है, ठीक है, तो क्या बताएंगे लौंडा नाच के जनक कौन है? भिखारी ठाकुर। ध्यान में रखना है, भिखारी ठाकुर। ठीक है, अब आते हैं, ध्यान में रखना है, करिया झूमर नृत्य। यह मिथिला क्षेत्र में प्रचलित स्थानीय नृत्य है। इसमें लड़कियां समूह में गाती है और नृत्य करती है। तो करिया झूमर की बात करें कहाँ पे होता है? मिथिला के क्षेत्र में। अब आते हैं झिझिया। ठीक है, ध्यान में रखना है, झिझिया। तो झिझिया की बात करेंगे तो यह नृत्य ग्रामीण लड़कियों एवं महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसमें मुख्य लड़की अपने सिर पे छिद्र वाला घड़ा रखती है तथा उसके अंदर दीप जला कर नृत्य करती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? झिझिया बोलते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है, झिझिया इसको बोलते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना, काफी अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, झिझिया नृत्य कब होता है? दिवाली के आसपास ये नृत्य आपको देखने को मिला है। कहते से बुरे आत्मा को भगाने के लिए नहीं, बारिश को बुलाने के लिए करते हैं। ठीक है, बारिश को बुलाने के लिए ये नृत्य को ऐसा करते हैं। कहीं कहीं पे बुरा आत्मा भी दिया रहता है। ठीक है, एक नृत्य जो है आपका नृत्य नहीं है, नृत्य भी होता है, इसमें गाना बजाना सामा चकेवा। ठीक है, तो कार्तिक माह में लड़कियों एवं महिलाओं के द्वारा नाट्य रूप में किया गया है ये बहन भाई का, ठीक है, संबंधित नाट्य है। ठीक है, समा जो थी श्री कृष्ण जी की बेटी थी, मैंने कई बार कहानी आपको सुना। आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अब अभी जा रही क्या? आ रही। सर अभी हाँ, वाईफाई अभी कटने आई के बाद सर। यही हो जाता है। ठीक है, लाइट कटने के बाद इशू हो जा रही है। ठीक है, तो सामा जो थी श्री कृष्ण जी की बेटी थी। ठीक है, तो वो थोड़ा धार्मिक किस्म की व्यक्ति थी, तो संत से काफी लगाव था, तो जंगल में शाम के शाम प्रतिदिन जाती थी भोजन लेकर। एक चुगला नामक एक व्यक्ति था, उसने मतलब क्या क्या श्री कृष्ण जी का कान भर दिया, से इनका जो है से गलत संबंध है या फिर कुछ और भी ऐसा करके, तो श्री कृष्ण जी ने साप दे दिया था से अपने बेटी को। तो उसके बाद वो थोड़ा सा काफी दिक्कतें हुई। तो इस चीज को प्रूफ करने का काम जो था चकेवा ने किया था। ठीक है, चकेवा जो था श्री कृष्ण जी, सॉरी, समा की भाई का नाम चकेवा था। तो उसने मतलब इस चीज को साबित किया से नहीं, वो गलत नहीं थी, बल्कि चुगला नामक व्यक्ति ने क्या किया था, उसके प्रति जो गलत धारणाएं जो थी वो उसने क्या किया था, फैलाई थी। बाद में ये बात श्री कृष्ण जी समझने में सही हो जाते, फिर इनको सांप से मुक्त हो जाती है समा। उसी समय से समा चकेवा का त्योहार मनाते हैं, ऐसा कहते हैं लोग। और चुगला को उसमें क्या करते हैं, जलाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो था, इसलिए चुगला शब्द जो क्यों निकला, और जो इधर का बात उधर करता है उसको चुगला बोलते हैं। ठीक है, तो समा के बारे में उल्टा सीधा जो था श्री कृष्ण जी को, हाँ, श्री कृष्ण जी को कान भरने का काम जो किया था, चुगला किया था। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे डोमकच। यह नृत्य की बात करेंगे तो ध्यान रखना है, ये मुख्यतः आदिवासियों के द्वारा ही डोमचक जो है बिहार में काफी प्रचलित है।
क्योंकि हमारे यहाँ पे देखोगे हमारे कल्चर में, ठीक है, लड़कियों को या फिर महिलाओं को जनरली, आप उससे मुझे पुरुषवादी सोच मत कहिएगा, बारात नहीं जाती है, ठीक है। महिलाएं जो जाती है, ध्यान में रखना है, बारात नहीं जाती है, ठीक है। ध्यान में रखना, महिलाएं जो हमारे यहाँ बारात नहीं जाती है और घर में ही रहती है, ठीक है। ध्यान में रखना, क्या होती है, घर में ही रहती है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, तो ध्यान रखना, ऐसे कंडीशन में तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, तो ध्यान में रखिएगा। तो घर में जब महिलाएं जब रह जाती है मुख्यतः, ठीक है, तो उनके बीच मतलब क्या होता है, हास्य परिहास होता है। इसमें एक पक्ष बन जाती है लड़की वाला, एक पक्ष बन जाता है लड़का वाला, ठीक है। मतलब महिलाएं दो टोली में विभक्त हो जाती है, एक बन जाता है बर पक्ष, एक हो जाता है बधू पक्ष, ठीक है। और बीच में जो नोकाझानी तानातानी जो होता है उसको डोमचक में क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। जट जटिन की बात करेंगे, यह भी एक वैवाहिक नृत्य है, दाम्पत्य जीवन को दिखाता है ये मुख्यतः। वैवाहिक जीवन का वर्णन होता है, कौन सा, नई नई जो शादी जो हो रही होती है, और उसमें जो दाम्पत्य जीवन में, ठीक है, जो ऊपर नीचे जो चीजें जो देखने को मिलती है, ठीक है, मतभेद हो जाए या फिर किसी भी चीज को लेकर छोटी छोटी झगड़ा, तो उसको जट जटिन में दिखाते हैं, ठीक है। एक होता है विदेशिया होता है। विदेशिया के बाद एक पुरुष, इसमें पुरुष तथा पुरुष द्वारा महिला रूप धारण, इसमें पुरुष तथा पुरुष द्वारा महिला रूप धारण करके नाट्य प्रस्तुत किया जाए, लौंडा नृत्य का नाट्य रूप है। अब विदेशिया और लौंडा नृत्य दोनों की बात करेंगे, भिखारी ठाकुर से ही संबंधित है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में, बिहार में कुछ जो है नृत्य है जो कि कुछ खास नहीं है, आप लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा, कॉमन चीज है। अब आते हैं, ध्यान रखेंगे, पर्व त्योहार। तो बसंत पंचमी की बात करेंगे, बिहार में पॉपुलर है काफी। क्या होता है, सरस्वती माता की पूजा होती है यहाँ पे। तो बिहार में माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी मनाया जाता है, ठीक है। ये छात्रों के बीच सरस्वती पूजा के रूप में भी अधिक लोकप्रिय है, ठीक है। रामनवमी की बात करेंगे तो भगवान राम के जन्म उत्सव पर चैत्र मास में शुक्ल पक्ष के नवमी को, ठीक है, रामनवमी मनाया जाता है, ठीक है। और इस अवसर पर रामायण का पाठ किया जाता है और झांकी भी निकाली जाती है, ठीक है, रामनवमी में। होली के बारे में आप लोग जानते हैं, फागुन माह की पूर्णिमा को यह त्योहार बड़ी धूमधाम से रंग गुलाल के साथ इसको मनाते हैं, ठीक है। कब मनाते हैं, पूर्णिमा के दिन, ध्यान में रखना। शिवरात्रि की बात करेंगे तो भगवान शिव एवं माता पार्वती के विवाह के अवसर पर मनाया जाने वाला त्योहार है शिवरात्रि, ठीक है। सावन के महीना में मनाते हैं और जिसमें जो होती है वो 1 महीने का होता है, फास्टिंग वगैरह भी लगती है, कुमारी लड़कियां जनरली, ठीक है। रक्षाबंधन की बात करेंगे, सावन माह की पूर्णिमा को यह त्योहार मनाया जाता है। इसमें भाई बहन की कलाई पे राखी बांधती है और अपने रक्षा का वचन लेती है, ठीक है। तीज की बात करेंगे, यह व्रत सुहागन महिलाओं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती है। इसमें महिलाएं कठोर उपवास रखती है, ठीक है। अब पूजा की बात करेंगे तो गौरी, माता गौरी का पूजा होता है, मतलब पार्वती जी का पूजा होता है और शिव जी का पूजा होता है, ठीक है। जन्माष्टमी की बात करें, भगवान श्री कृष्ण के जन्म अवसर पर त्योहार भाद्र मास की अष्टमी को मनाया जाता है, ठीक है। रात तक लोग क्या रखते हैं, फास्टिंग रखते हैं। विजयादशमी की बात करें, अभी भी संपन्न हुआ है, ठीक है। अश्विन माह के 10वीं तिथि को बुराई एवं अच्छाई की जीत के रूप में इसे मनाया जाता है। इस दिन रावण का पुतला दहन किया जाता है। दिवाली की बात करें, अपकमिंग है, कार्तिक माह के अमावस्या को यह त्योहार मनाया, ध्यान रखिएगा, अमावस्या का त्योहार मनाया जाता है क्योंकि अंधेरा होता है, दीपो उत्सव करके हम लोग क्या करते हैं, उजाला करते हैं। यह भगवान राम द्वारा रावण के वध करके अयोध्या लौटने के उपलक्ष्य में मनाया गया है, ठीक है। गोवर्धन पूजा की बात करेंगे, दिवाली के अगले दिवस पे यह त्योहार मनाया जाता है। इस दिन घर में गाय बैल तथा पशुओं की पूजा की जाती है, ठीक है। तो गोवर्धन पूजा में किसकी पूजा की जाती है, ध्यान रखना है, पशु की, ठीक है। छठ पूजा की बात करेंगे तो बिहार का सबसे प्रमुख त्योहार है, ठीक है। यहाँ की महाव्रत माना जाता है। कार्तिक मास की 5वीं में छठी तिथि को यह त्योहार मनाया जाता है। इस अवसर पर व्रती उपवास में रहकर सूर्य एवं जल की पूजा करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जयंती की बात करेंगे, सिखों के 10वें गुरु थे, बिहार में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 1666 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह के जन्म दिवस पे शोभा यात्रा निकाल कर इसे मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना बिहार है, ठीक है। महावीर जयंती की बात करेंगे तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी के जन्म के अवसर पर चैत्र माह में इसे मनाते हैं, ठीक है। अब बुद्ध जयंती की बात करेंगे तो बैसाख पूर्णिमा को भगवान बुद्ध के जन्म अवसर पर बुद्ध जयंती आपकी मनाई जाती है, ठीक है। अब आते हैं बिहार में कुछ मेला, जो कि काफी महत्वपूर्ण मेला है, जो कि बिहार में मनाते हैं, इसको भी जरा आप लोग ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले हरियर क्षेत्र का मेला, बिहार के सबसे प्रमुख मेला में से एक है हरियर क्षेत्र का मेला, जिसको सोनपुर के मेला के नाम से भी हम लोग जानते हैं। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में किस नदी के किनारे, पूछ सकता है, गंडक नदी के किनारे आयोजित किया जाता है। सोनपुर मेला के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। हरिहर नाथ का मंदिर भी, हरिहर नाथ का मंदिर किस देवता का मंदिर है, विष्णु।
कार्तिक जी का सर। विष्णु विष्णु जी का है, शिव जी का है? कार्तिक जी का पूजा उत्तर भारत में होता है? हाँ, नहीं, विष्णु जी हरिहर होंगे सुनिए तो कहीं पे से विष्णु जी कार्तिक जी का होंगे। पूजा उत्तर भारत में होता है। आई थिंक ये विष्णु जी है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात शिव करेंगे और कार्तिक विष्णु सर। पूर्णिमा मेला जो होता है, कार्तिक पूर्णिमा सर दोनों का मिक्स है लगता है। दोनों जी है, जी सर, हम जी सोनपुर से हैं। हो सकता है, ठीक है। अच्छा, सोनपुर से, तब तो आपका एकदम लोकल जानकारी है, ठीक। जी सर। कार्तिक पूर्णिमा मेला या कार्तिक पूर्णिमा के दिन सोनपुर में गंगा स्नान के रूप में लगता है। इस दिन लोग गंगा स्नान पे हरिहर नाथ की पूजा करते हैं। इस दिन सोनपुर में मेला 1 मास के लिए प्रारंभ होता है, ठीक है। ये कल्चर का हिस्सा है, लेकिन लोग इसको कलंकित कर रहे हैं। अब मैं कहाँ पे किस मैटर के बारे में बात कर रहा हूँ, लहर के बेटर समझ सकते हैं, ठीक है। वैशाली का मेला की बात करेंगे। महावीर की जन्मस्थली में, महावीर स्वामी के जन्मस्थली में चैत्र मास में वैशाली मेला का आयोजन किया जाता है, ठीक है। जानकी मेला की बात करेंगे। सीतामढ़ी में लगती है, सीता माता की जन्मस्थली है। चैत्र मास की जानकी मेला का आयोजन किया जाता है, ठीक है। सौराठ का मेला कहाँ पे लगता है? तो मधुबनी में लगता है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। कब लगता है? सौराठ में मेला, काफी बढ़िया मेला होता है, ठीक है। शादी ब्याह का सुगम बनाने के लिए इस मेले का आयोजन किया गया है, ठीक है। यह मेला प्रति वर्ष जेठ या आषाढ़ माह में लगता है। इसमें पिता अपनी पुत्री के लिए योग्य वर को चुनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शादी फिक्स हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं पितृपक्ष मेला की बात करेंगे। तो प्रत्येक वर्ष सितंबर अक्टूबर माह में इसका आयोजन किया जाता है। इस मेले में हिंदू धर्म के लोग पूर्वजों के मोक्ष के लिए फाल्गु नदी के तट पे क्या करते हैं? तो पिंड दान करते हैं। मंदार मेला की बात करें, काफी मंदार पर्वत कहाँ पे? बांका में है, ठीक है, ध्यान रखना है। मंदार पहाड़ी पे प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पे मंदार मेला लगता है, ठीक है। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो शेषनाग की कौन थे? वासुकी नाथ जो थे, सांप जो थी वासुकी, उनका जो सपोर्ट के लिए उनके शरीर को मंदार पर्वत में बांधा गया था, ठीक है। मलमास मेला की बात करेंगे। क्या खूबसूरत मेला है ये, ठीक है। राजगीर में मलमास माह में लाखों भक्त गर्म पानी के झरने में स्नान करने में पूजा करने के लिए आते हैं, जो कि बड़ा खतरनाक होता है। अब आते हैं बिहार के विभूति एवं उनके उपमा। तो कुंवर सिंह को बाबूजी के नाम से जानते हैं। राजेंद्र बाबू के देश रत्न अजात शत्रु भी कहते हैं, ठीक है। जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक कहते हैं। श्री कृष्ण जी को कहा जाता है, क्या बोलते हैं इनको? तो इनको कहते हैं बिहार केसरी, ठीक है। तो बिहार केसरी जब श्री कृष्ण जी को कहते हो, तो आंध्र केसरी किनको कहते हैं? हुई आंध्र केसरी? टी प्रकाशम। हम्म टी प्रकाशम। टी प्रकाशम को आंध्र केसरी के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। कर्पूरी ठाकुर की बात करें, जननायक के नाम से जानते हैं। अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार भूपति कहते हैं। बैद्यनाथ मिश्र जी को बाबा नागार्जुन कहते हैं, ठीक है। जगजीवन राम जी को बाबूजी कहते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जो है हमारे राष्ट्र कवि है, ठीक है। तो ये आर्ट एंड कल्चर का चैप्टर था, ठीक है। कभी कभी 1-2 प्रश्न आ जाते हैं, तो इसको जरा आप लोग ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मैं 1-2 पूछ लेता हूं आपको, ठीक है। आप हमको बताओ, क्या बताओगे? गोवर्धन पूजा में किसकी पूजा की जाती है? पशुओं की। पशुओं को पूजा की जाती है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। रक्षाबंधन का त्योहार कब होता है? सावन में के पूर्णिमा। सावन के पूर्णिमा में, ठीक है। महावीर जयंती कौन किस माह में मनाते हैं? चैत्र में। चैत्र कौन से महीना को कहते हैं? अप्रैल। अप्रैल। अप्रैल कहते मई। हैं। अप्रैल मई ठीक है। में। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना, ठीक है।